हो गया। तो चैप्टर नंबर 20 कर्णगत रोग विज्ञानी अध्याय, कर्ण रोगों की संख्या 28 है। सुश्रुत क्योंकि पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले निदान श्लोक नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 श्लोक नंबर 1 और 2 में आप देख पा रहे होगे। तो अवश्याय जल क्रीड़ा कर्ण कंडू। अवश्याय स्पेशली याद रखना कि ओस में रहना कहने का मतलब ड्यू में रहना, पानी में स्नान करना जैसे जल क्रीड़ा। कर्ण कंडू दोष श्रोत्र सिरा में जाकर शूल उत्पन्न करते हैं। तो दोष जो है कुल मिला के सिरा के थ्रू एंटर करते हैं। पहली व्याधि पढ़ना है कर्णशूल। कारण क्या होगा? तो वायु ही होगी समीरणा। और दुराचर यानी मुश्किल से ठीक होने वाला रोग है। श्लोक नंबर 5-6 में है, देखना चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट है कर्णनाद। अगेन वायु की वजह से ये कर्णनाद भी। श्रृणोति शब्दान विविधान, विविध आवाजें सुनाई देती हैं। और मेन तो ये वाली चीज है, भेरी मृदंग शब्द होता है इसके अंदर कर्णनाद में। और कर्णश्वेड में बोलो वेणु घोषोपम। ठीक है। आगे देखोगे कर्ण बाधिर्य। कर्ण बाधिर्य में याद रखना दोष लोग अक्सर सिर्फ वात लगाते हैं, तो वात के साथ कफ भी है इसमें। कर्ण बाधिर्य वात और कफ की वजह से है। माधव में दो भेद किए, वातज और वात कफज। तो रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप वात कफ याद रखो। यही से आंसर निकलता है कि कर्ण बाधिर्य में दोष क्या है, तो वात और कफ दोष है। ध्यान रखोगे। आगे सुश्रुत निदान में भी पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला चैप्टर निदान स्थान का वही पढ़ते हैं बाधिर्य, लेकिन वहां भी वात कफ आप देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्णश्वेड श्रमात शयाद रूक्ष कषाय भोजनात् समीरणा, यानी श्रम करने से, शय से, रूक्ष कषाय भोजन करने से वायु बढ़ जाती है। या शिरो विरेचन के बाद कह रहे हैं शीतल वायु का सेवन किसी ने कर लिया, कि शिरो विरेचन कराया भी बाहर चले गए फिर। ठीक है, तो उस वजह से कर्णश्वेद होता है। तो दोष इसमें वात दोष है। तो कर्ण बाधिर में वात कफ था, कर्णनाद में वात था, कर्णश्वेद में भी वात है। ठीक है। तो वेणु घोषोपम स्वनम, आवाज कैसे आती है? बांसुरी के समान। बाकी अगर माधव देखोगे, उन्होंने कह दिया कि वात पित्त आदि दोष है, विधेय में वीपी के आर चारों कह दिए, वात पित्त का फर्क। तो ये नहीं आता, सवाल आपसे पूछेगा वात दोष है अगर कोई पूछता है तो। या फिर मेन बात तो ये है कि वेणु घोषोपम साउंड आता है इसके अंदर, और कुछ नहीं आता यहाँ से। है ना? तो फालतू याद करने नहीं जाओगे, कंफ्यूज होगे फालतू में। नेक्स्ट आ जाओगे कर्ण श्राव। ये भी काफी जरूरी है, क्योंकि कर्ण श्राव के अंदर दोष नहीं लोग रिलेट कर पाते कि वात दोष होगा खाली। कर्ण श्राव में यही पूछता है सवाल कि कर्ण श्राव में दोष क्या है, लोग कफ भी लगा देते हैं इसमें भी। तो बात है कुल मिला के। होता क्यों है कर्ण श्राव? तो शिरोभिघात, इंजरी वगैरह हो जाए, या जल में स्नान कर रहे हो डूब के निमज्जित हो जले, या फिर कान में पहले से कोई विद्रति है वो पाक होके फूट जाए, तो उसकी वजह से श्राव होता है। दोष वात है, स्पेशली याद रखना कर्ण श्राव के अंदर। कर्ण कंडू कफ दोष की वजह से होगा। माधव ने इसमें भी बात कफ कहा है, तो उतना पूछा ही नहीं जाता है, आप कफ दोष याद रखो चलेगा। कर्णगूथ, इसमें दोष याद रखना, कर्णगूथ कफ और पित्त की वजह से है। ठीक है, जैसे ग्रंथि आप वहां देखते हो वात और कफ, यहाँ है कर्णगूथ। तो कर्णगूथ कफ और पित्त दोष की वजह से इसमें लिख रहे हैं ये कि कर्ण स्रोत में संचित हुआ कफ पित्त के तेज द्वारा विशोषित होने पर मनुष्य को कर्णगूथ संज्ञक रोग हो जाता है। ठीक है, दोष याद रखोगे, मेनली कफ और पित्त दोष है कर्णगूथ के अंदर। नेक्स्ट है कर्ण प्रतिनहा, श्लोक नंबर 12, जरूरी चीज है कि कर्ण का मल विलायित होकर पिघल कर घ्राण और मुख से बाहर आता है। कहाँ से? घ्राण से और मुख से बाहर आता है। ये भी पूछ लेता है सवाल इस तरह के, कहाँ से शराव हो रहा है इसमें कर्ण प्रतिनाहा के अंदर? तो घ्राण से और मुख से शराब होता है। ठीक है, तो श्लोक का वर्ड भी लिखा है, विलायितो घ्राण मुखम प्रपद्यते। निदान बता रहे हैं इसका, शीर्षो अभितापना। तो इसमें यह कई लोग कहते हैं सिर में इंजरी हो जाने से, कई ऐसा कहते हैं कि आ, पूरे सिर में ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें काफी कंफ्यूजन है। यहाँ देख भी पा रहे हो माधव ने यहाँ इसकी जगह लिखा है शीर्षो अर्ध भेदकृत, कि आधे सिर में पीड़ा होती है। ये मतलब है इसका। ठीक, तो आपको नहीं याद करना, पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो आप छोड़ ही दोगे इसको। सिर्फ उतना याद रखो, घ्राण और मुख से मल बाहर आता है कर्ण प्रतिनाह के अंदर। विधे ने इसको कहा कि इसमें वात कफ या फिर सन्निपात की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। नहीं याद करना ये भी नहीं याद करोगे आप। ठीक है, इसमें जितना भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये विधेय माधव, आप नहीं याद करोगे। ठीक, फालतू वाली बात है, आप सुश्रुत याद करो, उतना ही जरूरी है हमारे लिए, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट है कृमिकर्ण। यदा तू मूर्छन्ते अथवा अपि जंतवा सृजन्ते अपत्यान अथवा अपि मक्षिका। श्लोक नंबर 13, हिंदी पढ़ रहा हूं एक बार। कि जब कर्ण के भीतर या बाहर मल या क्लेद होने से, या फिर आघात लग जाने से, व्रण बनने पर उसकी संशुद्धि संरोपण आदि चिकित्सा से ना की जाए,
तो वहां की त्वचा, मांस, रक्त और जो मृदु अस्थियां होती हैं उनमें कोथ हो जाता है, वो सड़ने लगते हैं, और वहां कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है। और कान के ऊपर मक्खियां आकर बैठती हैं और अंडे देती हैं, जिससे वहां कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह की बात लिखी हुई है, समझ ही पा रहे होगे, जंतवा यानी कृमि हो जाते हैं। और सृजनते अपत्यानि, अपत्य यानी संतान, कौन, मक्षिका। तो मक्खियां जो है अपने मतलब एग यानी संतान अपनी वहां ले करती हैं। तो कृमिकर्ण है, पहचान लोगे, टफ नहीं है। नेक्स्ट है कर्ण विद्रधि। भेद ऑलरेडी याद है आपको, दो भेद हैं, शतज और दोषज। वाग्भट ने दोष हटा दिए थे सबके, याद होगा। महेश, कर्णशोफ कितने प्रकार का है आचार्य सुश्रुत के अनुसार? कर्णशोफ। सर चार आकांक्षा, अर्बुद, कर्ण अर्बुद कितने प्रकार सात का है? प्रकार। 7 प्रकार का, सात ठीक है प्रकार। ना, तो वो सब याद रखना बेटा। तो कर्ण विद्रधि, रक्त पित्त अरुण वर्ण का श्राव हो रहा है, कोई खास बात नहीं। प्रतो धुमायन दाह चोषवान, ये देख सकते हो क्या हो रहा है, तोद हो रहा है, धुआं जैसा निकल रहा है ऐसा लगता है, दाह हो रहा है, चोष हो रहा है। दो प्रकार की है, शतज और दोषज। विद्रधि दो प्रकार की, शतज और दोषज। भेद सबसे जरूरी है। आगे चलिए, माइक ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट देख रहे हो कर्णपाक। कर्णपाक पित्त की वजह से होता है, कर्णपाक पित्त की वजह से हो रहा है। वी कोथ वी क्लेद करम, तो यानी कोथ और क्लेद होता है इसके अंदर, यानी सड़ने लगा है, नहीं पूछा जाता। पित्त दोष याद रख लेना, वो भी समझ ही आ रहा होगा। ये कर्णपाक है तो पित्त की वजह से ही होगा, तो कर्णपाक पित्त की वजह से। नेक्स्ट है पूतिकर्ण। विलाय माने भ्रश संप्रतापवान, आवेदनो वाप्य अथवा सावेदनो, घनम श्रवेत पुतीचा, घनम श्रवेत पुतीचा। और दोष लिखा है पित्त और कफ। तो सबसे पहले तो दोष याद करो पूतिकर्ण के अंदर, ठीक है। तो पूति पित्त और कफ की वजह से पूतिकर्ण, ऐसा कर लो पूति का भी और कर्ण का के, मतलब पित्त और कफ दोष है पूतिकर्ण के अंदर, ठीक है। दूसरा विलाय माने भ्रश संप्रतापवान, इसका मतलब लिखा है कि पित्त के तेज से कर्ण स्रोत में स्थित श्लेष्मा के संतप्त और विलीन होने पर, तो क्या होता है, वेदना रहित या वेदना के साथ घन श्राव होता है कर्ण से, और उसमें क्या होता है, पूति यानी फाउल स्मेल होती है। इसी को बोलते हैं पूतिकर्ण। तो पूतिकर्ण पित्त कफज कंडीशन है, पित्त कफज तो खत्म हो गए शायद। एक बार दोबारा देख लो, याद भी तो रखना है, तेजी से देखोगे जो जरूरी बात है। तो बेटा कर्णगत रोग पढ़ रहे हैं हम लोग, रोगों की संख्या 28 है। निदान में जरूरी बात है कि अवश्य है जल क्रीड़ा, स्पेशली याद रखना, ओस में जाना और जल क्रीड़ा करना, पानी में जाना, ये निदान है कर्णगत रोगों के। दोष सिरा का अनुसरण करते हैं कर्णशूल वात की वजह से, बल्कि सिंपल सी बात याद करो कि कर्ण के जितने भी रोग है ना, सब में वात ही आपको मेजरली याद रखना है। सिर्फ पूती कर्ण देखा हमने जहां पित्त कफ था मेन बात, और एक देखा बाधिर जहां वात और कफ था, ठीक है। इसके अलावा कर्णगूत है एक रोग, ये अलग वाले नाम है, तो इनको याद रखोगे, कर्णगूत में पित्त और कफ है ना। तो इतने याद रखना है, बाकी सब में वात ही है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कर्णशूल वात से दुराचर, मुझे ऐसा लगता है इस दुराचर शब्द के ऊपर ना क्वेश्चन कभी आया हुआ है कि किसको दुराचर कहा गया, किस कर्ण रोग को, तो ऐसा हल्का सा माइंड में रखना, कर्णशूल को कहा गया, ठीक है। कर्णनाद और कर्णश्वेड, कर्णनाद के अंदर भेरी मृदंग शब्द होता है, और कर्णश्वेड के अंदर वेणु घोषोपम साउंड होता है, दोनों में ही वात की प्रधानता है, तो वो याद रखोगे। कर्ण बाधिर है वात कफज है, कर्ण बाधिर है वात कफज। कर्णश्वेड निदान भी लिखे हैं, देखना चाहो तो, श्रमाद क्षयाद रूक्ष कषाय भोजनाद, यानी वायु को बढ़ाने वाले निदान है, क्योंकि वात दोष है तो इजी है। यह शिरोविरेचन के बाद शीतल वायु का सेवन कर लिया गया। कर्ण श्राव अगेन, इसमें भी वात ही दोष है, ठीक है। निदान वही है जो कॉमन कर्ण रोगों के हैं, कि जल में डूब के नहा लेने से या विद्रथी पक्के फूट जाए, समझ ही आता होगा, नॉर्मल बातें हैं। कर्ण कंडू कफ दोष, कर्णगूत कफ पित्त, कर्ण प्रतिनहा, श्राव कहाँ से हो रहा है, घ्राण से और मुख से। कर्ण प्रतिनहा में घ्राण और मुख से श्राव होता है, सॉरी। नेक्स्ट है कृमिकर्ण। तो कृमिकर्ण में कृमि हो जाएंगे, मक्षिका यहाँ दिखाई दे रहा है वर्ड, तो पहचान लोगे, है ना, अपत्य मक्षिका जंतु, यहाँ सबसे पता चलता है ये कृमि की बात चल रही है। कर्ण विद्रथी दो प्रकार की, दोषज और शतज। लक्षण में प्रतो धूमायन दाह चोषवान, चाहो तो आपका मन है, मैं नहीं कह रहा बहुत जरूरी है, लेकिन भेद जरूर याद रखोगे। कर्णपाक पित्त की वजह से, तो इसमें भी कोथ और क्लेद हो रहा है। और लास्ट आ गया पूतिकर्ण,
तो विलाय माने भ्रश संप्रतापवान, आवेदनो वाप्य सावेदनो। कोई पूछ ले कि वेदना होती है नहीं होती, पुति करने दोनों चीजें होती भी है नहीं भी होती। और दोष क्या है? पित्त और कफ। तो होपफुली 50% काम तो हो गया होगा कम से कम। बाकी थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना तो याद हो जाएगा। आगे चलो। कर्ण रोगों की चिकित्सा। बेटा कर्ण रोग में जो सवाल ज्यादा आता है ना, वो चिकित्सा में से ज्यादा आते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चिकित्सा वाला पार्ट इसका ज्यादा जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 21, 3 नंबर श्लोक है, बहुत जरूरी है। सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम, आव्यायाम आशिरोस्नानम, ब्रह्मचर्यम आकथनम। देखो सब चीजों पे सवाल आया हुआ है। पहला तो ये कि सभी कर्ण रोगों में किसको रसायन कहा गया, तो घृतपान कराना। तो सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम, ये याद रखोगे। दूसरी बात कि क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, क्या क्या पथ्य हैं ये कह लो। तो अव्यायाम, एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर से स्नान नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और आकथनम, बोलना भी मना है। ठीक है, तो याद रखोगे 4 पॉइंट जरूरी है, अव्यायाम, आचरण, स्नान, ब्रह्मचर्य और आकथनम। फिर देख लेंगे बला तेल का प्रयोग, चतुर्विध स्नेह पूर्ण करा रहे हैं कान के अंदर, चारों स्नेह जो है घी तेल वसा मज्जा, कि उनका पूर्ण कराना चाहिए। तेल तो जानते ही होगे, ये कर्ण में शूल होता है तो तेल जैसे उसका पूर्ण कराते हैं ना, उसी तरह सोच लो कि बाकी स्नेह की बात भी आई है तो उनका पूर्ण भी कराते हैं। दीपिका तेल बहुत जरूरी, मगर इसके पहले एक सवाल का जवाब दोगे। मनीषा, मनीषा बेटा, दीपशिखा अंजन, दीपशिखा अंजन किस रोग में पड़ा है? नहीं बोला उसका। सुमित, हाँ जी सर। दीपशिखा अंजन। सर ऑप्शन दे दो, ऑप्शन पढ़ा तो है सर। ऑप्शन नहीं दूंगा इसमें। आकाश, नहीं पता है। बस सब रीडिंग लगा रहे हैं, पढ़ कोई नहीं रहा है, याद कोई नहीं कर रहा। मैं 2 3 3 बार पढ़ा रहा हूँ सोच के कि याद हो रहा है साथ साथ। अंजलि, मेरी मेहनत बेकार कर रहे हो आप लोग, बुरा नहीं लगता आप लोगों को? मुस्कान, कहाँ बेटा? अदिशन, चलो। अंजनामिका। अंजनामिका है ना, ये आया सही जवाब। तो अंजनामिका में है, सभा सही बता रही है। याद रखो, कल कहा था पढ़ाते हुए, जरूरी है। खैर वापिस आ जाओ। यहाँ दीपिका तेल देख पा रहे हो, ये भी बहुत बहुत जरूरी है, इस पे भी सवाल आता है। जो जैसे वो अंजन याद रखा, दीपशिखा अंजन, ऐसे ही इसको भी याद रखना, दीपिका तेल। तो दीपिका तेल को बनाने में एक तो कह रहे हैं बृहत पंचमूल का इस्तेमाल हो रहा है, तो बृहत पंचमूल के 18 अंगुल लंबे टुकड़े लेते हैं, मतलब 18 18 अंगुल लंबे टुकड़े। तो याद रखना, इस पे भी सवाल है कितने अंगुल लंबे टुकड़े। और चक्रपाणी शारंगधर ने 18 की जगह 8 अंगुल लिखा है, ये भी याद रखोगे। तो दीपिका तेल में बृहत पंचमूल पड़ा है, 18 अंगुल लंबे टुकड़ों की बात आई है, 18 अंगुल लंबे टुकड़े। ठीक है। दूसरा देख रहे हो, चक्रपाणी शारंगधर, इन्होंने कहा 8 अंगुल टुकड़े। और तिल का तेल यूज होता है इसको बनाने में, दीपिका तेल को बनाने में तिल का तेल यूज होता है। यूज कहाँ करते हैं इसको? कर्णशूल में, यहाँ लिखा नहीं है, चाहो तो सामने लिख लो, कर्णशूल में दीपिका तेल। ठीक है, कर्णशूल। आगे चले, अष्टमूत्र पूरण, तो ये भी उसी में है। कर्णशूल नाशक, अष्टमूत्र कहाँ पढ़ते हैं? अंशुल, चरक संहिता में कहाँ आया है मूत्र का उल्लेख? सर चरक सूत्र फर्स्ट में। सूत्र 1 के अंदर। ठीक है, चलो। बिल्वादी तेल देख पा रहे हो, कर्ण बाधिर्य नाशक, तो हम याद रखते हैं बिल्व और बाधिर्य दोनों बा वाले हैं, तो बिल्वादी तेल कर्ण बाधिर्य बहुत जरूरी है, बिल्कुल याद रखना। अगेन ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो बिल्वादी तेल कर्ण बाधिर्य नाशक। प्रतिशाय नाशक विधि सारे यूज कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि जब भी आपको जुकाम हो जाएगा तो आवाज आनी कम हो जाती है ना? तो जुकाम में आवाज कम आती है। ठीक, तो उस तरह सोच सकते हो कि कर्ण बाधिर रहे भले ही, लेकिन टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं? प्रतिशाय नाशक। ठीक है। वात व्याधि की चिकित्सा कर रहे हैं, क्योंकि बाधिर रहे, वात तो होगा ही होगा, भले ही कफ भी है साथ में, लेकिन वात तो है ही। तो वात व्याधि की चिकित्सा। योग रत्नाकर ने कर्णशूल, कर्णनाद, कर्ण बाधिर, कर्णश्वेत, जो वात वाले रोग हैं, स्पेशली कर्ण बाधिर को छोड़ दो अगर खाली, यहाँ वात के साथ कफ भी है, इन सब में कहा, और कर्ण श्राव में भी कटु तेल का प्रयोग। ठीक है, कटु तेल। तो ये सिंपल सी बात याद रखो, सरसों का तेल जो होता है ना, गांव देहात में आज भी वो काफी यूज किया जाता है, जहाँ काफी इंटीरियर रीजन है, तो वो सरसों का तेल गर्म करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा गर्म, मतलब इतना गर्म नहीं,
ये एक तरफ से डाला दूसरी तरफ पार निकल जाए, है ना, थोड़ा सा गर्म करके मतलब वो लोग यूज करते हैं। आगे देखिए, कर्ण श्राव की चिकित्सा, तो उसमें भी कह रहे हैं कटु तेल यूज है। बाकी कर्ण प्रक्षालन के लिए देखो क्या चीजें यूज होती है, कान की सफाई के लिए राज वृक्ष आदि गण, सुरसा आदि गण के द्रव्य यूज होता है। तो हम लोग इसको रासु करके याद रखते हैं कि रासु जो है वो कर्ण प्रक्षालन कर रहा है अपना, कोई व्यक्ति है रासु, तो वो कर्ण प्रक्षालन कर रहा है। कर्ण पूर्ण किससे करते हैं, तो पंच कषाय कपित और शहद, कोई खास बात नहीं, देख लेंगे बस। एक शैवल आदि तेल आया है कर्ण रोगों की चिकित्सा में, एक प्रियंगु आदि तेल आया है। ठीक है, शैवल आदि तेल, प्रियंगु आदि तेल, नजर डाल लेना कि हाँ भाई कहाँ है ये, तो कर्ण रोगों के अंदर है शैवल आदि तेल, प्रियंगु आदि तेल। रसांजन प्लस नारी स्तन है प्लस मधु, इनको कर्ण शराब पूती कर्ण में यूज करते हैं, नहीं जरूरी है। निर्गुंडी पत्र सोरस, इसको चाहो तो कर लो, पूती कर्ण की चिकित्सा में निर्गुंडी पत्र सोरस, पूती कर्ण, जो लास्ट वाला रोग देखा, तो निर्गुंडी पत्र सोरस, ये बहुत जरूरी है कृमि कर्ण की चिकित्सा, ध्यान से देख लेना। एक तो अष्टमूत्र पूर्ण, वो भी काफी बार पूछ चुका है, पीछे पड़ा है कहाँ यूज करते हैं, तो कर्णशूल में है ना। यहाँ है कृमिकरण की चिकित्सा में वार्ताक धूम, बैंगन का धुआं दिखाना। ठीक है, सरसा पिसने यानी कटु तेल, इसका प्रयोग, और गौमूत्र और हड़ताल का प्रयोग। वार्ताक धूम स्पेशली याद रखना, वार्ताक धूम, बाकी सरसा पिसने तो सब जगह आया ही है, और गौमूत्र हड़ताल इनका प्रयोग भी आया है कृमिकरण की चिकित्सा में। अगेन, कर्ण दुर्गंध है, ये भी काफी जरूरी है, इनमें क्वेश्चन सीधे रख के पूछ लेता है, बता गुगलू धूपन का प्रयोग कहाँ कराएंगे, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे देगा, कृमिकर्ण, कर्ण दुर्गंध है, कंफ्यूज हो जाओगे वहां। बस ये ध्यान रहेगा कि हाँ धुआं तो दिखाया था, धुआं दोनों में ही है, लेकिन एक में गुगलू का है और एक में बैंगन का है। तो कृमिकर्ण में अगर भूल जाओ, सिंपल सा लॉजिक बताओ कि देखो बैंगन के अंदर कीड़े होते हैं, अक्सर बैंगन को जो लोग लेते हैं वो यही संभाल के देखते हैं कि कहीं कीड़े तो नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, तो उस तरह याद रख लो कि बैंगन वाली बात जो है वो कृमिकर्ण के बारे में है, बाकी गुगलू वाला वो कर्ण दुर्गंध में है। आगे देखें, कर्णमल, ये भी सवाल आ चुका है, और आपकी गाइड में क्वेश्चन है कि क्या चिकित्सा करते हैं, तो उसमें लिखा है टिघलाना, मतलब पिघलाने के लिए टिघलाना करके वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रक्लेद्य धीमान स्थलेन स्वेदेन प्रविलायचा शोधित कर्णम विटकंतु भीषक सम्यक शलाकाया, कह रहे हैं पहले वहां क्लेदन उत्पन्न करो। ठीक है, तो तेल वगैरह कह रहे हैं प्रयोग करके, उसके बाद स्वेदन कराओ, उसके बाद वो पिघल जाएगा तो उसको फिर शलाका से निकाल लो। तो बात समझ में आ रही होगी कि पिघला के उसको निकाल देना कुल मिला के, जो कर्ण का मल है। कर्ण कंडू, तो कफ से होता है तो कफनाशक चिकित्सा, कर्ण पाकपित्त से होता है तो पैत्तिक विसर्ग के समान चिकित्सा है, वर्ड याद रख सकते हो, पैत्तिक विसर्ग, कर्णपाक की चिकित्सा। और देखेंगे, चरक ने क्षार तेल का प्रयोग बताया कर्ण रोगों के अंदर, क्षार तेल याद होगा ये भी आपको, तो क्षार तेल कर्ण रोगों के अंदर। कुछ और जनरल यहाँ पे योग लिखे हुए हैं, है ना, यही के नहीं है सारे, कुछ जनरल योग के नाम लिखे हुए हैं, देख लोगे आप। तो सारीवादी वटी कर्ण रोगों में यूज होती है, इंदु वटी है, लशुन आदि तेल है कर्ण बाधिर नाशक, लशुन आदि तेल कर्ण बाधिर नाशक, शंभूक आदि तेल, निशा तेल, ये कर्ण नाड़ी में साइनस बन जाए तो लशुन आदि तेल कर्ण बाधिर में, ऐसे याद रख सकते हो। बाधिर हमने देखा ना कि मेनली वात के साथ ही पड़ते हैं, भले ही वात कफ दोष है, तो लहसुन जो होता है वात का शमन करता है, तो उस तरह सोच लो कि लहसुन आदि तेल कर्ण बाधिर में। और शंभुक आदि तेल और निशा तेल, ये कर्ण नाड़ी में यूज करते हैं, कर्ण नाड़ी, शंभुक और निशा तेल, कर्ण नाड़ी। जीवन त्यादि तेल, पाली पोषण और वर्धन के लिए, है ना, कर्ण पाली है ही नहीं, उसको बढ़ाने के लिए, तो जीवन त्यादि तेल। अपामार्ग क्षार तेल, अपामार्ग क्षार तेल चक्रपाणि ने कर्णनाद और कर्ण बाधिर दोनों में बताया है, अपामार्ग क्षार तेल। ठीक है, अभी मैंने इसको यूज कराया, मतलब मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको शायद पीछे डिस्कशन किया होगा। एक पेशेंट था मेरा, मतलब फीमेल पेशेंट थी, तो आज क्या है, अभी उसने भेजी है रिपोर्ट्स अपनी, 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसको। ठीक है, तो अपमार्ग क्षार तेल हमारे यहाँ काफी आया हुआ था, और हम यूज कर नहीं रहे थे क्योंकि शालाक्य वालों का हो जाता है रोग अधिकार। तो उसको क्या था, मायोमा। तो मैंने इसकी बस्ती सजेस्ट की थी उसको, तो अपने यहाँ से हम बस्ती चला रहे थे इस ऑयल से। तो उसको बिल्कुल ही मना हो गया था कि नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी आज ही जस्ट उसकी रिपोर्ट आई है, कहोगे तो शेयर भी कर दूंगा बाद में। तो मतलब इसके रिजल्ट मिले हैं हमें अच्छे, है ना, है तो कर्ण के लिए, लेकिन हम मैंने दूसरे तरीके से इसको यूज कराया था और फायदा मिला है काफी। देखो आगे, तो अपमार्ग क्षार तेल चक्रमाणी, कर्णनाद और कर्ण बाधिर नाशक, अपमार्ग क्षार तेल। स्वर्जिका क्षार तेल चक्रपाणी ने कर्णनाद, कर्णशूल, कर्ण बाधिर और कर्णश्राव,
कर्णनाद, कर्णशूल, कर्णबाधिर और कर्णश्राव नाशक है। सूर्य का क्षार तेल, तो सारी कंडीशन में रटने की जरूरत नहीं है इसको भी। अपमार्ग क्षार तेल देख लेना, कर्णनाद कर्णबाधिर में है, क्योंकि सवाल इस पे आते रहते हैं। अपमार्ग क्षार तेल, बाकी योग के नाम आपको याद होने चाहिए। तेजी से एक बार देख लेते हैं दोबारा, क्या जरूरी है। तो कर्ण रोग की चिकित्सा, घृतपान रसायन है सभी कर्ण रोगों में। 4 चीजें मना है, सिर से स्नान, व्यायाम करना, इसके अलावा कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और पानी बना कथन तो बोलना नहीं है। तो हमें यार माइक, इतना साइकिल से हैं, मतलब तुम कौन जा बिजली रहता हो जहाँ माइक समझ ऑन नहीं है बेटा, माइक ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है, ध्यान रखा करो, बीच में खासकर ज्वाइन करते हो तो। रवि, आपका शायद माइक ऑन है। हम्म, सर बार हो जाएगा। बार बार बेटा माइक ऑन कर लेना, फिर मुझे सबका ऑफ करना पड़ जाएगा। ध्यान रखिए। रवि सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर, सर नेटवर्क इशू हो गया, ज्वाइन करते तो वो खुल जाता है, ठीक है। सुन ही नहीं रहा है रवि है। ठीक है, रुको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। आप लोग ध्यान रखा करो। एक तो यही करते हो आप लोग, जितने लोग ये कैमरा ऑफ रखते हैं ना, मुझे पता है ज्यादातर लोग यही काम कर रहे होते हो, कि बस नाम कर रहे हो, उधर कुछ ना कुछ लगे रहते हो। गलत बात है। तो कर्ण रोग का सामान्य चिकित्सा उपक्रम की बात कर रहे थे हम लोग। तो घृतपान, और मतलब ये रसायन है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अव्यायाम, आश्रय स्नानम, ब्रह्मचर्य और आकथनम, इन चीजों को फॉलो करना है। चतुर्विध स्नेह पूर्ण बताया गया है। दीपिका तेल, भरत पंचमूल यूज हुआ है उसके अंदर, 18 अंगुल लंबे टुकड़े हैं। चक्रपाणी सारंगधर 8 अंगुल लंबे टुकड़े का है। तेल में बात करें, तिल का तेल, याद रखना हर जगह चैप्टर में सरसब तेल की बात है, इसमें मत लगा देना वही तुक्का। यहाँ तिल का तेल है। अष्टमूत्र पूर्ण है, कर्णशूल नाशक। बिलवादी तेल बाधिरने में यूज होता है। मेन बात तो यही है। योग रत्नाकर ने कान की जितनी भी बात वाली कंडीशन, उन सब में कटु तेल का प्रयोग किया। आप छोड़ दो, बल्कि इसको सिंपल याद रखो, जहां ध्यान नहीं आया वहां कटु तेल है। सबने ये बताया, ठीक है। कर्ण प्रक्षालन, तो सुरसा आदि, राजवृक्ष आदि गण। कृमि कर्ण की चिकित्सा में वार्ताक धूम, सरसा पिसने दोनों यूज हो रहे हैं। कर्ण दुर्गंधे में गुगलू धूप यूज हो रहा है। कर्ण दुर्गंधे गुगलू धूप। कर्णमल को क्या करना है, पिघला के शलाका से निकाल देना है। कर्णपाक में पैतृक विसर्प के समान चिकित्सा, कर्णपाक पैतृक विसर्प। क्षार तेल कर्ण रोगों में, चरक ने बताया क्षार तेल कर्ण रोग। इसके अलावा सारीवादी वटी, इंदु वटी, ये भी कर्ण रोगों में है। कर्ण बाधिर्य में लशुन आदि तेल, कर्ण बाधिर्य लशुन आदि तेल। कर्ण नाड़ी, शंबुक आदि तेल और निशा तेल। कर्ण नाड़ी में शंबुक आदि तेल और निशा तेल। जीवंती आदि तेल पाली पोषण वर्धनार्थ, ठीक है, पाली के पोषण वर्धन के लिए। अपामार्ग क्षार तेल, चक्रपाणी, तो कर्णनाद और कर्ण बाधिर नाशक। अच्छा, जो मैं आपसे भी केस बता रहा था ना, आपको शायद ध्यान हो, मैंने पहले डिस्कशन किया होगा कि हमारे यहाँ काफी मात्रा में वो रखी थी, रजा परिवर्तनी बेटी। तो मैंने उसी फैमिली में यूज कराई थी। वो पेशेंट रेफर्ड है, मतलब उसी की भाभी है। तो ये जो दूसरा पेशेंट है, यंग एज, है ना, तो मतलब वहां भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिले थे, और यहाँ भी फिलहाल तो भी अच्छे हैं। आगे देखते हैं क्या रहता है। 5 वीक्स हुए हैं अभी तो, आगे चलोगे। सूर्य जी का शार तेल, चक्रपाणी, तो अगेन सारी कंडीशन में है। कर्णनाद, कर्णशूल, कर्णबाधिर और कर्णश्राव के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, नासा रोग। तो नासा रोगों की संख्या चरक ने तो बताई नहीं है। हम लोग श्लोक भी देखते हैं कि द्वारम ही शीर्षो नासा, तो ये चरक का है जिसमें नासा एंड में आता है, और नासा ही शीर्षो द्वारम, ये वाग्भट का श्लोक है जिसमें नासा शुरू में आता है, ठीक। तो चरक ने नासा रोग की संख्या नहीं बताई, लेकिन फिर भी पूछ ले तो नासा के कॉम्प्लिकेशंस वहां बताए हुए हैं 10, कि उपद्रव होते हैं 10, तो उन्हीं को हम नासा रोग मान लेते हैं चरक के। तो चरक के नासा रोग 10। सुश्रु देख लो 31, 31। अपनी टेबल्स रोज एक बार रिवाइज कर लिया करो, है ना। टेबल्स में सब लिखे होंगे, कर्ण रोग किसी किस कितने हैं, नेत्र रोग कितने हैं, तो वो आपका काम है बेटा, रिवाइज करते रहना बार बार। तो सुश्रुत के कुल मिला के 31 है, इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रतिशय इनके 5 है। बाकी नासा अर्श, नासा शोफ, नासा अर्बुद, तो कर्ण रोग ध्यान कर लो, वैसे ही है, ठीक है। तो 5 प्रतिशय बताए हैं, जैसे वहां शूल 5 तरह के थे, वाघभट के हम देख रहे थे, वीपी के आरएस। कौन सा साध्य था शूल? सन्निपातज। सन्निपातज है ना। हाँ, तो ऐसे यहाँ प्रतिशय है 5 तरह का। बाकी नासा अर्श 4, नासा शोफ 4 और नासा अर्बुद 7। यहाँ पे दोष थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ दोषों पे क्वेश्चन आता है नासा रोग के अंदर, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे सन्निपातिक नासा रोग है, मतलब प्रतिशय,
वो है दुष्ट पीनस है, उनके लक्षण आते हैं, बाकी नासा रोग के लक्षण नहीं पूछे जाते। जनरली दोष पे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो पहला है आपीनस, तो इसमें दोष है वात और कफ। हम याद रखते हैं आपीनस, मतलब पी वाला पार्ट नहीं है, मतलब पी कंपोनेंट को हटा दो तो वात और कफ रह गए, ऐसा करके याद रखते हैं, वात कफज। कोविड जैसा मानते हैं इसको हम, तो वही लक्षण है, देख लो कि प्रतिशाय समान लिंगम, ना वेत्तियो गंध रसांश, तो गंध और रस का ज्ञान नहीं होता, प्रतिशाय के जैसे लक्षण होते हैं, देखने में नॉर्मल जुकाम है लेकिन है क्या, कोविड। गंध और रस का ज्ञान नष्ट हो गया, आपीनस। पूतीनस है वीपी के आर, नहीं याद रखना आपको। नासापाक देखो, बहुत जरूरी है। तो सुश्रुत की नासा पित्त से पकती है और चरक की नासा प्यार से पक जाती है, तो प्यार यानी पित्त और रक्त। तो चरक का नासापाक जो है वो पित्त रक्तज है, और सुश्रुत का देख पा रहे हो पित्तज है, नासापाक में दोष। नेक्स्ट है पुए शोणित, पुए पड़ जाना, पस पड़ जाना, तो इनका पस पड़ जाता है प्यार में। तो चरक की नासा पक जा रही थी प्यार में, और सुश्रुत की नासा में पस पड़ जा रहा है, पुए शोणित हो जा रहा है मतलब। शवथु, ये दोनों याद रखना, शवथु और भ्रंशथु। तो शवथु में वात और कफ दोष है, इसको मेनली छींक जो होती है स्नीजिंग उसके साथ रिलेट करते हैं, तो वात और कफ दोष है शवथु के अंदर। भ्रंशथु में पित्त और कफ है, कह रहे चरक वाग्भट ने इसका उल्लेख ही नहीं किया, भ्रंशथु रोग का। तो शवथु वात कफ और भ्रंशथु पित्त कफ। बाकी कुछ और रोग लिखे हैं, नासादीप, नासानाहा, नासाशोष, नासा परिश्राव और नासागत रक्तपित्त। ठीक है, सुश्रुत ने नासागत रक्तपित्त को एक ही रोग कंसिडर किया है, भेद बताएं उसके चार चतुर्विधम, लेकिन काउंट एक ही करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देख पा रहे हो भाव प्रकाश योग रत्नाकर, इनके 31 के बदले 34 भेद हैं टोटल नासा रोगों के। वो ऐसे ही होता है कि नासागत रक्तपित्त एक ना मान के इन्होंने चार ही कंसिडर किए हैं, वही वीपी केयर्स। तो 31 मतलब, अगर रक्तपित्त की आप बात कर लो, नासागत रक्तपित्त, तो सुश्रुत के तो 31 रोग हो जाते हैं टोटल। तो अगर नासागत रक्तपित्त को आप तीन भेद और बढ़ा दो, टोटल चार काउंट कर लो, तो ये 34 हो जाएंगे, इनके बराबर ही। बात समझ में आ रही है? सुश्रुत ने इसको एक ही माना है, इन्होंने चार भेद मान लिए, इसके चार अलग अलग काउंट कर लिए, तो उस तरह 34 हो जाते हैं, भाव प्रकाश योग रत्नाकर। बात समझ में आ गई ना, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, फिर देख लो एक बार, क्योंकि ये बेस बनेगा हमारा। तो बेटा नासा रोग चरक ने संख्या नहीं बताई, सुश्रुत 31, प्रतिशाय 5 हैं, बाकी अर्श, शोफ और अर्बुद 4 4 7, कर्ण रोगों की तरह। आपीनस में पित्त नहीं है, वात और कफ है, प्रतिशाय के जैसे लक्षण है, गंध और रस का ज्ञान नहीं होता, तो कोविड ध्यान रखना आपको। नासापाक पित्तज है इनका, चरक का रक्त पित्तज है नासापाक, चरक की नासा प्यार में पक रही है। सुश्रुत में पुए शोणित हो जाता है प्यार में, तो रक्त और पित्त की वजह से पुए शोणित। शवथु भ्रंशथु, शवथु में वात और कफ दोष है, चाहो तो यही याद रख सकते हो, श्रृंगाटक मर्म। तो श्रृंगाटक मर्म का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो शवथु में होता है, छींक इसलिए आती है, ये सवाल आता है इसके ऊपर। और भ्रंशथु पित्त और कफ की वजह से होता है, भ्रंशथु पित्त और कफ की वजह से, चरक वाग्भट में नहीं है। बाकी कुछ और रोग हैं। नासागत रक्तपित्त देखा हमने कि सुश्रुत ने चार प्रकार का बताया चतुर्विधम, लेकिन काउंट एक ही किया है, तो इसलिए उनके 31 भेद रह जाते हैं टोटल नासा रोगों के। और भाव प्रकाश योग रत्नाकर जिन्होंने चार भेद काउंट कर लिए वीपी के एस, उनके 34 हो जाते हैं। यहाँ लिखा भी है श्लोक वो सुश्रुत वाला, चतुर्विधम द्विप्रभवम द्विमार्गम वक्ष्यामि भूया खलु रक्तपित्तम, कि चार प्रकार का होता है। द्विप्रभम, तो कोई भी रक्तपित हो, उसके स्थान दो ही माने जाते हैं रक्त के, यकृत प्लीहा, तो वही लिखना है। द्युमार्गम, ऊर्ध्वमार्ग अधोमार्ग, इस तरह करके, ठीक है ना। तो ये रक्तपित की बात कर रहे हैं नॉर्मल। नेक्स्ट देखो वाग्भट शारंगधर, उनके 18 भेद हैं, ठीक है। सुश्रुत के 31 हो गए, उनके फ्रेंड्स जो है उनके 34 हो गए, तो उनको ही फॉलो करता है। और वाग्भट शारंगधर की बात करें, इनके 18 हैं भेद, कौन कौन से? तो प्रतिशाय 5 हैं, सेम आ जाओ उसी की तरह, कर्ण रोगों की तरह। देखो अर्श अर्बुद, इनके कोई भेद नहीं बताए, ठीक है। नासा पाक, नासा नहा, नासिका शोष, नासा शराब, पोय रक्त, नासा दीप्त, आपीनस, पुती नासा, पीनस, पुटक और भ्रंश। सॉरी, आगे देखिए, वाग्भट शारंगधर ने नासा शोफ और नासागत रक्तपित नहीं माने, ठीक है। तो वाग्भट और शारंगधर के अंदर ना तो नासागत रक्तपित है, और ना ही नासा शोफ है, जो ऊपर आप अभी पढ़कर आए हो, नासा शोफ के चार भेद ये, तो ये है ही नहीं। सोचो इतने तो ऐसे ही हट गए, चार नासा शोफ के हट गए, चार नासागत रक्तपित के भेद हट गए इनके, तो कम वैसे ही हो जाते हैं इतने, है ना। तो नासा शोफ नासागत रक्तपित नहीं माना। अष्टांग संग्रह ने आप पीनस के स्थान पर आप वीनस शब्द लिखा है,
आप वीनस की जगह आप वीनस ऐसा शब्द लिखा है संग्रह ने। इनके जो अलग रोग हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कर्ण रोगों में देखे थे तंत्रिका, विदारिका, ध्यान आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ऐसे यहाँ देख रहे हैं। तो एक है पुटक रोग। तो पुटक में कह रहे हैं वात और कफ से रुकी वायु नासा के अंदर कफ को सुखा देती है। ये सूखा हुआ कफ पुट यानी चर्म के जैसा होने से पुटक कहलाता है। ठीक है, तो तीनों दोष हो गए, मतलब वात पित्त कफ। तो पित्त कफ से रुकी वायु नासा के अंदर कफ को सुखा देगी, और सूखा कफ जो है चर्म के जैसा होने से पुटक कहलाता है। तो इसमें मुझे लगता है सवाल कभी आएगा तो ये आएगा कि पुटक क्यों कहते हैं इस रोग को। ठीक है, तो चर्म के जैसा होने से, चर्म के साधर में होने से। ठीक है, तो ये आ सकता है, बाकी कुछ नहीं बनेगा इसमें। नेक्स्ट है नासिका शोष। तो कफ और वात नासिका स्रोत को शुष्क करते हुए नासा में शूक पूर्णाव नासत्वम कृच्छात उच्छ्वसनम लक्षण ऐसा उत्पन्न करते हैं। तो नासिका शोष क्यों हो रहा है? खाली वात नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना। नासिका शोष के अंदर, शोष में जनरली वात ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ वात के साथ कफ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो वात और कफ नासिका स्रोत को शुष्क कर देते हैं और शूक पूर्णाव नासत्वम ऐसा कर देंगे नासा में जैसे शूक फंसे हुए हैं, और श्वास लेने में कष्ट होगा। कृच्छात उच्छ्वसनम, तो ये रोग है नासिका शोष। अगेन बहुत जरूरी नहीं है, मगर दोस्तों देख ही सकते हो, कफ और वात, और एक शुभ पूर्णाभ नासत्व। नेक्स्ट है पुए रक्त। सन्निपात या अभिघात से पुए और रक्त का स्राव होता है। इसमें सिर के अंदर दाह और पीड़ा होती है। तो सन्निपात याद रख सकते हो, पुए रक्त के अंदर सन्निपात दोष क्या है, बाकी अगेन खास नहीं है। तो सिर में दाह और पीड़ा हो रही है। क्रुद्धा वात उल्बणम दोषाम नासायाम स्तन्यताम गताम जनयंती प्रतिशायम वर्धमानम शयप्रदम। अच्छा, तो लिख रहे हैं कि क्रुद्धा वातोल्बणम दोषाम नासायाम स्तन्यताम गतम, कि क्रुद्ध हुए वात आदि दोष नासा में क्या करते हैं, स्त्यान मतलब कि रोक देते हैं, कह लो नासा मार्ग को, जिसकी वजह से प्रतिशय आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके बढ़ने पे क्षय हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से याद ही नहीं करना, आपको तो ऑलरेडी याद होगा। चरक निदान वाला, प्रतीक का कक्षा पर राज, ध्यान आ रहा है कुछ? क्या मतलब है इस बात का? सर एक डिसीज का मतलब ठीक नहीं हुआ था, दूसरा डिसीज। तो प्रतीक का कक्षा पर राज का मतलब प्रतिशय से जय काश शोष और अध्यक्ष। इस तरह से है, प्रतिशय से काश, काश से छह, छह से राजयक्ष। तो प्रतीक का कक्षा पर राज, ऐसा हमने याद किया था। ठीक है ना, तो वही वाली बात है और कुछ नई बात नहीं आई। जिसको याद होगा उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे देखिए, निदानार्थ का रोग जो आपको पढ़ाए थे वह कह रहे हैं सभी प्रकार के पीनस और प्रतिशाय में सर्वप्रथम निवातागार में व्यक्ति को भेजना चाहिए। तो जुकाम मतलब खांसी इस तरह की चीज जब भी हो तो क्या करना है, तो निवातागार में भेजना है। एक और बहुत जरूरी बात है, वो आप लिख सकते हो कि नासा रोगी को ना भूमि पर शयन निषिद्ध है। ये स्पेशल बात है, ये भी भूमि शयन नहीं कराना है। तो भूमि शयन नहीं कराना, और दूसरा निवातागार में भेजना है उसको। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ब्रेक पे चलते हैं, 10 मिनट वापस आओ, इसको याद करके आओ। नासा रोग जो पढ़ा अभी, नासा रोग पढ़ना है स्पेशली, कि आगे पढ़े तो समझ में आए क्या पढ़ रहे हैं। फिर शुरू करते हैं चैप्टर को, नासा रोग। 10 मिनट्स, थैंक यू।